गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। ऋषिका भटनागर, ऋषिता सिंह, साधना सिंह, परवेश गोलचा, मनोज कुमार जाट, अंकिता प्रिया, वर्षा गुप्ता, आंचल सिंह, श्रेया अग्रवाल, ग्रेसी गुप्ता, अक्षा आलम, शिव ज्योति, काव्य गोयल, सब्बात नाज, अदिति, निखिल पाटीदार, प्रवीण सिंह यादव, तनिषा शर्मा। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैग्नेटिक इफेक्ट लगभग लास्ट पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट आज ही पूरा हो जाएगा, ऑलमोस्ट आज ही पूरा हो जाएगा। 15th लेक्चर में कल एक क्लास और रख लेंगे। एक्सरसाइज 2-3 करा दूंगा मैं, डाउट करवा देंगे डिस्कस। आप बताइए एक्सरसाइज 2 बनी क्या? कुछ एक्सरसाइज 2 बनी क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगभग हो गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं कल जो भी सवाल फंसने वाले हैं मैं कल खुद ही डिस्कस करा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। ओके बेटा, ओके बेटा, राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, अजीत सिंह, ऋषिता सिंह, अनुराधा पटेल, परवेश गोलचा, मैं डिस्कस करा दूंगा। शिखा शर्मा, रिधिमा भारद्वाज, शालिनी गुप्ता, अंशुमन, शोशोवन चंडा। चलिए बढ़े आगे, लेट्स स्टार्ट। तो आज मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। कुछ बातें आज होंगी, कुछ बातें कल के लिए रख लेंगे ताकि 2 दिन में अच्छे समझ में आ जाए। और साइक्लोट्रॉन भी समझा दूंगा मैं आपको, ताकि कल हम आराम से एक्सरसाइज 3 कर लें। सही है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आवाज क्लियर है? ऑडियो, वीडियो, कैमरा, पीपीटी, स्लाइड सब सही है? विशाल सिंह राजपुरोहित आ गए, अनुष्णा दास, काव्य गोयल, ऑल डन, एरकोडेव, शिव ज्योति, ऋषिता सिंह। चलिए सभी को बहुत बहुत परीक्षा जो 7 तारीख को होने वाली है उसके माइनर के लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अमन सिद्दीकी, केशव कुमार, अभिषेक चंद्रा, शिवेंद्र गुप्ता, आरुषि शर्मा, आदित्य रंजन, श्रुति अग्रवाल, सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा करके जाइएगा अच्छे से। ईएमआई चालू हो जाएगा, 4 लेक्चर हो जाएंगे, पर ईएमआई पेपर में नहीं आएगा। चलो अच्छे से पढ़िएगा। आज का पूरा लेक्चर थ्योरेटिकली है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करने पर मटेरियल का क्या रेस्पॉन्ड रहता है, उसके बेसिस पर मटेरियल को हमने 3 ब्रॉडली क्लासिफाई किया। डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो पहला छोटा सा पॉइंट, ये क्या है? ये सब मटेरियल्स हैं। किसके बिहाफ पर आपने इसको कैटेगराइज किया है? ऑन द बिहाफ व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मटेरियल उस एक्सटर्नल फील्ड में कैसा रेस्पॉन्स देता है? क्या वो अट्रैक्ट होता है, क्या वो रिपेल होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली रिपेल होता है, उसके बिहाफ पर हमने मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरो। अब सबसे मेन बात आती है कि किसी मटेरियल के पास मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आता है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, फिर बताता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट
मान लो हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन एटम की सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझिएगा, मैं पूरा आपको सिस्टम से समझाता हूँ, बात को समझिए। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। रेडियस इसकी आर है। अब बताइए, क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करेगा? क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करेगा? हाँ, हाँ, याद करिए, लॉजिक में आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से करंट पैदा होगी, उस करंट फ्लो के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा आएगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगी, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और हम ऑलरेडी डिराइव भी कर चुके हैं, आपको याद हो, ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है वो होता है हाफ क्यू वी आर। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम ये भी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q/2m होता है, याद करिए। यहां से अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो वो आएगा Q/2m इंटू एल। दिस इज एल इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। इसको आप बोर पोस्टुलेट से लिख सकते हो, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अगर मैं n1 ले लूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे EH/4πm। और शायद आपको याद हो, इसी को बोलते हैं वन बोर मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं? वन बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि सब कांस्टेंट है। E भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है। कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इस लॉजिक से आपको सिखाना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है। और इनफैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट के कारण सिर्फ ऑर्बिटल मोशन ही नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन के कारण भी आ सकता है और स्पिन मोशन के कारण भी आता है। दोनों के कारण मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है किसी एटम के अंदर। ये तो बात थी हाइड्रोजन एटम की। अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल सुनिए। जैसे हम अलग अलग मटेरियल्स की बात करते हैं, कोई बिस्मथ की बात करी, कोई फेरस की बात करी, कोई कॉपर की बात करी या निकल की बात करी, तो उसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। आपने पीरियोडिक पढ़ी, कहीं कहीं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सोचिए, हर इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है, ऑर्बिटल मोशन के कारण भी और स्पिन के कारण भी। ऐसा संभव है ना किसी एक एटम का, इंडिविजुअल एटम का क्या मैग्नेटिक मोमेंट जीरो संभव है? फील करके बताइए, क्या इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो संभव है? यस, हो सकता है ना। क्योंकि अगर हम किसी एक एटम की बात करें तो एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। मान लो कॉपर की बात करें, निकल की बात करें, बिस्मथ की बात करें, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल मोशन में चक्कर लगा रहे हैं, उनके स्पिन भी उनके पास है। तो हो सकता है जितना पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट है उस एटम के पास, उतना ही नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट हो। तो टोटल मैग्नेटिक, क्योंकि आप, हेलो, हेलो, आवाज आ गई क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हेलो, आवाज आ गई क्या? ओके 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 ओके। तो मैं वापस बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है, ये बात तो तय है, ये तो बात हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की करी। कोई कहेगा क्या इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है? कि बिल्कुल नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हम बात कर रहे हैं ज्यादा, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। 15 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। किसी के पास पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट है, किसी के पास नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट है। तो क्या एक एटम का नेट
इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो पॉसिबल है क्या? बताइए, क्या इंडिविजुअल एटम का जीरो मैग्नेटिक मोमेंट पॉसिबल है क्या? यस, वेरी गुड। तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली ये तो है मटेरियल, और इसमें ये बहुत सारे एटम, और इंडिविजुअल एवरी एटम हैव जीरो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट। हर एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। ये तो पूरा मटेरियल है, ये ब्लॉक है, बोले तो मटेरियल है। मटेरियल के अंदर तो बहुत सारे एटम होते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे कॉपर, कॉपर का एक टुकड़ा, 1 ग्राम कॉपर, तो उस कॉपर के अंदर तो बहुत सारे कॉपर के एटम्स होंगे। ये पूरा ब्लॉक कॉपर का टुकड़ा है, पर इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम्स हैं। हम कह रहे हैं हर एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। हाँ, ये भी तो हो सकता है हर एटम के पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बच जाए। ये देखिए, each atom have its own magnetic moment, but due to randomness total magnetic moment of a material is zero। बट ऑब्वियस है, यहां तो टोटल जीरो ही होगा, क्योंकि इनिशियल हर के पास जीरो है, तो टोटल भी जीरो। ये बताइए, क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? पेयर्ड अनपेयर्ड ये तो बहुत मोटे रूप से है, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं, प्रयोग से। मैग्नेटिक मोमेंट हो या नहीं हो, या तो हर एटम के पास अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट हो या नहीं हो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल आप समझ रहे हैं? मटेरियल, जैसे मैं बात करता हूं पानी का ग्लास, तो उस ग्लास में तो 100 ml पानी है, तो उसके अंदर तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हर मॉलिक्यूल के पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? डन डना डन डन है, बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आता है ये क्लियर है? ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। डन डना डन डन, एंड आउट एंड आउट। एटम और मटेरियल में अंतर समझ रहे हैं? एटम और मटेरियल में अंतर समझ रहे हैं? जैसे लोहे का एक टुकड़ा, वो लोहे का टुकड़ा 10 ग्राम का है, वो तो मटेरियल है, परंतु उस लोहे के टुकड़े के अंदर करोड़ों अरबों फेरस के एटम होंगे, एफई के एटम होंगे। बढ़े आगे? ठीक है, चलो अब यहीं से आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं। इन्हें बोलते हैं बच्चों डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, और इन्हें बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये डाई मैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। अब ये कैसे रेस्पॉन्स करते हैं वो देखना। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये आपने रटा है, इसलिए आधा अधूरा समझ में आया। अब आप इसको फील से समझोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। अब कोई डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रेस्पॉन्स करता है देखना। ये एक कॉइल है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है, नो करंट, ठीक है। ये मैंने एक मैग्नेट रखी,
जो एक्सटर्नल फील्ड दे रही है। अब थोड़ा सा ईएमआई में लेंज लॉ लगा देते हैं। थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा। ईएमआई का लेंज लॉ बताइए। ये फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। कॉइल क्या कहेगी? कॉइल क्या कहेगी? कॉइल क्या कहेगी? इस फ्लक्स को अपोज करो, इसको कम करो, इसको कम करो, इसको कम करो, इस चेंज इन फ्लक्स का अपोज करो। तो कॉइल बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स पैदा करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए इसमें इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। ये देखिए कैसे, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है। एंटी क्लॉकवाइज जरा अंगूठा लगा के देखिए फील्ड कहाँ आएगी इसकी। आगे से ऊपर जा रही है, पीछे से नीचे जा रही है। अंगूठा लेफ्ट में आएगा, देखिए आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। अंगूठा लेफ्ट में आएगा, अंगूठा लेफ्ट में आएगा, मतलब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जो पहले कोई करंट नहीं थी, अब उसमें इंड्यूस करंट फ्लो होने लगी। यही लेंस लॉ था। और क्यों होने लगी? ताकि वो इस एक्सटर्नल इंक्रीजिंग फ्लक्स का क्या कर सके? अपोज। क्या कुछ को समझ में आ रहा है? बताइए, ये फील्ड इस फील्ड का क्या करेगी? अपोज। इसका मतलब ये कॉइल इससे रिपेल होगी और ये भी इससे रिपेल होगा। मैंने अभी कुछ भी नहीं समझाया, केवल लेंज लॉ की फील्ड दी, जो ईएमआई में पूरे 2 लेक्चर पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत टूटा फूटा याद है तो बताइए। जब मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएंगे तो फ्लक्स उससे जुड़ने वाला बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल कहेगी फ्लक्स को कम करो। फ्लक्स को कम कैसे करो? उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करो, उल्टा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करो। क्या ये बात ओके है? अब देखिए, ये मैं तो डायमैग्नेटिक की बात कर रहा था, कॉइल कैसे आ गया? ये कॉइल एक डायमैग्नेटिक की तरह है। एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि डायमैग्नेटिक के पास, इंडिविजुअल के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था। इंडिविजुअल के पास नहीं था, मतलब पूरे में करंट कितनी थी? 0। और आपको अच्छी बात बनाता हूं, ईच मटेरियल हैव डायमैग्नेटिज्म अप टू सम एक्सटेंट। दुनिया का हर मटेरियल के अंदर डायमैग्नेटिज्म होता है। हाँ, कुछ लेवल तक होता है। अगर पैरा डोमिनेट हो गया तो पैरा मैग्नेटिक हो जाएंगे, फेरो डोमिनेट हो गया फेरो। पर रिपल्शन तो हर बार करेगा। क्या आपने कभी लेंज लॉ का फेलियर सुना? कोई लेंज लॉ का फेलियर है क्या? नहीं है। इसका मतलब दुनिया का हर मटेरियल डायमैग्नेटिक कुछ हद तक होता ही होता है। ईच मटेरियल हैव डायमैग्नेटिज्म फिनोमिना अप टू सम एक्सटेंट। ये बात क्लियर है क्या? मैंने अप टू सम एक्सटेंट क्यों लिखा? फिर ऐसे तो दुनिया का हर मटेरियल डायमैग्नेटिक हो जाएगा, नहीं। जब पैरा पढ़ेंगे तो पैरा की प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रांग होंगी कि जो डायमैग्नेटिक को ओवरकम कर देंगी अप टू सम एक्सटेंट। और ये एक बहुत ही वीक फिनोमिना है, वीक फिनोमिना है। आप बताइए, ये रिपल्शन दिखा रहा है या अट्रैक्शन दिखा रहा है? रिपल्शन। इसलिए बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड से कहां जाते हैं? वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि वो रिपेल हो रहे हैं तो दूर भागना चाहेंगे, दूर। अब ये तो मैंने कॉइल का एग्जांपल लेके समझाया। अब मैं आपको वो वाला एग्जांपल लेके बताता हूं। डायमैग्नेटिक मटेरियल याद करिए, आराम से सुनिए। वैसे तो याद करने का है, पर मजा आ जाएगा, समझ में आ गया। बताइए, ईच एटम हैव, क्या ईच एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है या नहीं है? अच्छे से बता दो। ईच एटम हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ईच एटम हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ये पेपर का सवाल है, 2010 में आया है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं जिसमें हर एटम का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता? आइए फिर से डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं तसल्ली से।
क्यों किसी एटम के पास जीरो मैग्नेटिक मोमेंट क्यों हो सकता है बताइए। तो आपको डिस्कस करना चाहिए। देखिए सर, एक एटम होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, उसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, साथ ही साथ उनका स्पिन मोशन भी हो रहा है। सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जितना पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा हो उस एटम का, उतना ही नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा हो, तो इंडिविजुअल एटम का जीरो हो जाएगा। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? सोच के देखिए, क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? वापिस बोलिए, वापिस तसल्ली से। सर हम एक एटम लेते हैं, सर एक एटम की बात करते हैं, सर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सर उसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, सर कोई एंटी क्लॉकवाइज होगा, कोई क्लॉकवाइज होगा, सबकी अलग अलग स्पिन होगी, किसी की प्लस हाफ, किसी की माइनस हाफ। तो ये सर संभव है उस पूरे एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ईच एटम हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। क्या ये बात तसल्ली से दिमाग में बैठ रही है? डन डना डन डन। ठीक है, अब सुनना, अब सुनना, मजा आएगा। अब आप लाए ये एक मैग्नेट, बोले तो एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। अब ये पता है एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगी? उस एटम के जो मैग्नेटिक मोमेंट था हर इलेक्ट्रॉन के पास, किसी के पास पॉजिटिव, किसी के पास नेगेटिव, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण वो हर मैग्नेटिक मोमेंट को हल्का हल्का सा क्या करेगी? चेंज करेगी। और उसमें क्या पैदा होगा? एक इंड्यूस करंट पैदा होगी, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब बहुत छोटी। और ये सारी करंट मिलकर जरा सोचिए कैसी फील्ड पैदा करेंगी, कैसी फील्ड पैदा करेंगी, ईमानदारी से बताइए कैसी? इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन, वीक रिपल्शन। मिनिएचर करंट है, बहुत छोटी सी करंट इंड्यूस होती है, लेंज लॉ। क्या कुछ कुछ डायमैग्नेटिक समझ में आ रहा है कि डायमैग्नेटिक क्या होता है? रिपल्शन शो करता है, किसमें? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों करता है? कुछ बत्ती जली क्या? इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इस एक्सटर्नल फील्ड के क्या होगा? अपोजिट। इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के क्या होगा? अपोजिट। बताइए, कुछ क्लियरिटी आई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, कठिन लग रहा हो तो रुक जाता हूं। मजा आ जाएगा जब आप पैरामैग्नेटिक सुन लोगे तो। देखिए ये रटा था, समझ में आता है तो अलग ही खुशी हो जाती है कि अरे यार मजा आ गया, डायमैग्नेटिक में ऐसा ऐसा होता है। क्लियर हुआ कुछ? वापस एक बार करें, तसल्ली से सुने। ठीक है, जब हम किसी मटेरियल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस मटेरियल का कैसा व्यवहार होता है, उसके बिहाफ पर हमने मटेरियल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, डाई, पैरा, फेरो। सबसे पहले बात करते हैं डाई की। मैंने आपको हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लेके बताया कि इलेक्ट्रॉनों के ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है। बेटा उस हाइड्रोजन एटम का जो एग्जांपल था उसमें बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन था, सिंगल इलेक्ट्रॉन। पर हम जानते हैं सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कॉपर, बिस्मथ, फेरस, निकल, कोबाल्ट, इनके पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, 28, 30, 18, 16, 53, 55, 70, 20, 25, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब महसूस करिए, अब महसूस करिए, कोई एलिमेंट, कोई एटम है जिसके अंदर 35 इलेक्ट्रॉन है, 31 है, 32 है, 36 है। हो सकता है उनके ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के कारण उस एटम का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? उस एटम के पास इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो। सर कैसे जीरो होगा? बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट दे रहे हो, कुछ नेगेटिव दे रहे हो, किसी का स्पिन प्लस हो, किसी का माइनस हो, तो हर एटम के पास खुद का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। Is it okay? And these materials are known as diamagnetic materials. अब जैसे आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में लाए तो उसने क्या किया? हर इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को चेंज किया, हर इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को चेंज किया और नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा पैदा हुआ
जो इसका रिपल्शन कर सके। लेंस लॉ से बात समझ सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं सर फिर तो दुनिया का हर मटेरियल कुछ कुछ डायमैग्नेटिक शो करता होगा। बिल्कुल सही पहचाना, दुनिया का हर मटेरियल, चाहे वो डाई हो, चाहे पैरा हो, चाहे फेरो हो, उसके अंदर कुछ हद तक डायमैग्नेटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो अलग बात है कि पैरा फेरो में इतना स्ट्रॉन्ग दूसरी प्रॉपर्टीज हैं तो डायमैग्नेटिक वीक होता है, वो दब जाता है, क्योंकि लेंस लॉ तो लगेगा ही, रिपल्शन तो होगा ही, लेंस लॉ तो लगेगा ही। बताइए डन है तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। आराम से तसल्ली से बताइए, चैट बॉक्स में कोई नहीं देख रहा। नहीं समझ में आ रहा तो लिख दो, नहीं आया, नहीं आया, नो सर, नहीं आया, कुछ नहीं आया, नो सर। ऑल क्लियर, यस सर, डन है सर, ओके, आ गया सर, सर क्लियर हो गया, आ गया, पिछली बार रटा था सर, आ गया, आ गया सर, आ गया, डन, ऑल डन, डन, आगे चलें, ओके, थैंक यू, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डायमैग्नेटिक समझ में आया। अच्छा बताइए, ये रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं? रिपेल होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं? रिपेल। किसकी तरफ भागना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरह या वीक मैग्नेटिक की तरफ? रिपेल होंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागना चाहेंगे, रिपेल होंगे एक्सटर्नल फील्ड में तो वीक की तरफ भागेंगे। वो नहीं पसंद करते मैग्नेटिक फील्ड को। रिपल्शन का मतलब होता है नहीं पसंद करना। रिपल्शन, मैं रिपेल होता हूं मतलब मैं नहीं पसंद करता हूं ये चीजें। भाई जैसे मैं शोर शराबे से रिपेल होता हूं, हाई म्यूजिक बीट से रिपेल होता हूं, तो मैं कहां भागना पसंद करूंगा? जहां बीट्स कम हो, जहां म्यूजिक का शोर धम धम कम हो। स्वाभाविक है। मोहित शर्मा, इंडिविजुअल बेटा कैसे नॉन जीरो होगा? मान ले उसके अंदर 45 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव, कुछ के पास नेगेटिव, कुछ के पास स्पिन के कारण, तो ये संभव है ईच एटम हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। मोहित शर्मा, दीपेंद्र सिंह क्लियर है, विशाल सिंह राजपुरोहित, अभिषेक चंद्रा, युवराज नागर, बेटा युवराज, बेटा पारुल पटेल, धीरज विश्वकर्मा, कार्तिक, अंशिका सिंह, ग्रेसी गुप्ता, योयो, अन्वेषा होटा, मोहित शर्मा, पी साई उमा, योयो, निखिल, काव्य गोयल। चलिए आइए डायमैग्नेटिक को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सब मैंने पहले लिखा था, लिखा हुआ है, समझा दिया, देख लो। एटम्स, एटम्स do not have their own magnetic moment. Each atom have zero. ईच एटम जीरो, मटेरियल का तो जीरो होगा ही होगा, ईच एटम का भी जीरो है। ये सब एग्जाम्पल हैं। इनर्ट गैस, फ्रॉग, ये सब डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, पॉइंट पढ़ते जाइए, मजा आ जाएगा। यस करते जाइए, समझ में आता जाए तो समझते जाइएगा। दीज इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज एंटी पैरेलल, अपोज करेंगे, उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करेंगे। फ्रॉग आगे आएगा बेटा, फ्रॉग रिपल्शन शो करता है इसलिए आगे आएगा, एनिमल बॉडी है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड तो, एंड दिस इज द मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर डायमैग्नेटिज्म, ये बात ठीक है क्या? अपोजिट, एंटी पैरेलल पैदा होगा। इनफैक्ट आप अगर डायग्राम बनाना चाहे तो आप ऐसा बना सकते थे कि ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है बी नॉट, तो जो इंड्यूस फील्ड होती है वो इसके क्या होगी? अपोजिट। देखिए बी आई, क्लियर है क्या? देखो अब डायग्राम और क्लियर है क्या? फुल क्लियर, फुल क्लियर। ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो फील्ड होगी, इसकी जो फील्ड होगी वो क्या होगी? इसके अपोजिट। देख लीजिए, इंड्यूस, बी आई मतलब इंड्यूस्ड। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या? डन है तो आगे बढ़ता जाऊं, फटाफट बताइए। डाई पढ़ लोगे तो पैरा समझा दूंगा, फिर उसके अपने आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। डन है, बढ़ू आगे। ये देखिए, ये एक्सटर्नल फील्ड,
ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये नॉर्थ साउथ इंडीज हुए हैं, ध्यान दीजिए। ये कहां भागेंगे? देखिए आसपास तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी मैग्नेट के, और दूर क्या होगी? पास में तो स्ट्रॉन्ग होगी और दूर वीक होगी। स्वाभाविक है रिपेल करेंगे, तो कहां भागेगा? दूर भागेगा, दूर भागेगा। क्या डायग्राम फील आ रही है? डायग्राम फील आ रही है? देख लीजिए, दूर भागेगा। वो मैंने शोर शराबे वाला एग्जांपल दिया। मैग्नेट के पास जाओगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, आप उससे क्या भागोगे? दूर। दंडना दंडन है क्या? मैं सारी बात एक्सप्लेन कर चुका हूं। दंडना दंडन है क्या? बहुत बढ़िया। ये देखिए, कितने समय से ये रट रहे थे, अब इसको समझ लीजिए। न जाने देख देख के रट रट के ही परेशान हो गए थे हम। आओ समझ लो। ये यूट्यूब है, ठीक है? अभी इसमें पानी भरा हुआ है बराबर लेवल पे। अब पानी नहीं है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन है? डाईमैग्नेटिक मटेरियल। H2O डाईमैग्नेटिक है, ठीक है? अब ये लाए आप एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैग्नेट यहाँ है, यहाँ मैग्नेट नहीं है तो यहाँ वीक है। तो बताइए रिपल्शन शो करेगा। डाईमैग्नेटिक रिपल्शन शो करते हैं, 10 बार सुन लीजिए। रिपल्शन शो करते हैं, तो यहां से रिपेल होंगे, तो यहां से पानी नीचे जाएगा। ये देखिए पानी नीचे गया और यहां से ऊपर आ गया। क्या ये क्लियर हुआ? कितने समय से, सालों से किताबों में देख रहे थे। क्लियर हो रहा कि नहीं हुआ ये बताइए। पहले यूट्यूब में पानी भरा हुआ था, दोनों में लेवल बराबर थे, एक तरफ मैग्नेट लिया है, तो जिस आप लिंब के पास लाए वहां तो फील्ड बहुत ज्यादा है, तो वहां से डायमैग्नेटिक भागेगा, भागो भागो। और कहा जाएगा? जहां पर फील्ड कमजोर हो। हमेशा रिपल्शन शो करेगा, रिपल्शन टूवर्ड्स वीक। सही बात है। दंडना दंडन, ये वाला समझ में आया? ये वाला आपने क्या किया था? एक ये कोई बाउल था, इसके अंदर डायमैग्नेटिक भर दिया था पहले। अब आपने इसको इसके बीच में रख दिया, तो यहाँ तो फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ तो फील्ड जबरदस्त है, स्ट्रांग है। तो देखिए यहाँ तो कम हो गया और यहाँ का लिक्विड कहाँ चला गया? वीक की तरफ। पहले ये था बराबर लिक्विड भरा हुआ था, अब क्या हुआ? ये यहाँ से इधर भागा, ये इधर से इधर भागा, यहाँ कम हो गया, यहाँ बढ़ गया। आ रहा है क्या समझ? आ रहा है क्या? अच्छा, बहुत वीक रिपल्शन होता है कार्तिक वर्मा जी, बहुत वीक रिपल्शन होता है, बहुत वीक। सभी मटेरियल डायमैग्नेटिक तो शो करते ही करते हैं राजदीप तिवारी, क्योंकि सब में लेंस लॉ लगेगा। जब भी आप मैग्नेट को पास में लाओगे, फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको अपोज करना ही चाहेगा। तो ईच मटेरियल हैव डायमैग्नेटिज्म अप टू सम एक्सटेंट। ये एक बहुत बढ़िया बात है जो कम किताबों में लिखी रहती है। सबके पास डायमैग्नेटिज्म होगा ना भाई। लेंस लॉ को क्या पता कि मटेरियल डाई है, पैरा है, फेरो है, कॉइल किसकी बनी, उसको क्या मतलब है? उसको तो ये मतलब है फ्लक्स बढ़ेगा, उसको अपोज करो। बहुत वीक फिनोमिना होता है डायमैग्नेटिज्म। चलें, ये डायग्राम क्लियर हुआ? आप रटते थे इसको, अब आप देखो बीच में फील्ड स्ट्रांग है, आजू बाजू कमजोर है, तो लिक्विड कहां भागेगा? कमजोर की तरफ। ये देखिए, ये देखिए, यहां देखिए, ये फील्ड आई, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें से निकलना पसंद नहीं करेगी। देखिए दूर दूर हो गया रिपल्शन, ये देखिए बेंड हो गया, रिपेल, रिपेल हो गया। ये सब आगे पढ़ेंगे, पर अभी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ये बाहर लगाई थी बी नॉट, अंदर है बी, इनसाइड बी है, और ये कम है। कम क्यों है? क्योंकि इंड्यूस कहां पैदा हुई थी? अपोजिट, याद करिए। तो जो नेट होगी, बट ऑब्वियस है ये एक्सटर्नल थी और ये इंड्यूस थी। क्या कुछ को समझ में आ रहा है? आप देखें आगे जाके तो हम समझ ही लेंगे। ये देखिए, ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये सब आगे आएगा। इंटरनल अपोजिट हुई, ये समझ में आई? कई बच्चे कहते हैं सर ये भी अपोजिट होगी, ये अपोजिट क्यों होगी? एक्सटर्नल तो आगे ही जा रही थी।
इंड्यूस अपोजिट है, उसको कम कर देगा पर रिवर्स थोड़ी ना कर देगा। साक्षी कटरे, साक्षी कटरे, एक्सटर्नल तो आगे जा रही थी, इंड्यूस पीछे आई तो उसने एक्सटर्नल को कम कर दिया, पर नेट तो आगे ही रहेगा, नेट भी रहेगा आगे। साक्षी कटरे को डाउट था, काफी बच्चों को डाउट होगा सर अंदर इंड्यूस पीछे आएगा, नहीं, केवल इंड्यूस पीछे आएगा पर नेट, नेट तो आगे ही बचेगा, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म एक बहुत वीक फिनोमिना है। इंड्यूस जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बहुत छोटा होता है। रुक जाता हूं, दिक्कत आ रही हो तो। पूरा एक लेक्चर हमारे पास एक्स्ट्रा है, आज 15वां लेक्चर है। आगे बढ़ूं, ये देखिए, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होते हैं, परफेक्ट। इसका मतलब उनके अंदर जो इंड्यूस फील्ड होती है वो एग्जैक्ट एक्सटर्नल के अपोजिट होती है, इसलिए अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। ये एक स्पेशल है, हर हर डायमैग्नेटिक मटेरियल सुपर कंडक्टर नहीं होता, कुछ स्पेशली होते हैं, पर हाँ उनका आधार डायमैग्नेटिक ही है। देखिए रिपल्शन है, नेट फील्ड 0, बताइए नेट 0 क्यों हुई, ये समझ में आया? ये लेस देन क्यों लिखा हुआ, ये सब क्यूरी टेम्परेचर आगे आएगा। बताइए नेट 0 क्यों हुई, कोई बताएगा? क्योंकि इंड्यूस पीछे आएगी, और अगर इंड्यूस पीछे आ गई और वो इतनी अच्छी इंड्यूस है कि वो एक्सटर्नल को कैंसिल कर दे, ये सब आगे डिस्कस हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें, B0 सब आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा है कि जो इंड्यूस इंटेंसिटी है वो एक्सटर्नल के बिल्कुल अपोजिट है। अभी दिक्कत आ सकती है पर आगे सब एक्सप्लेन कर देंगे। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये कर्व देखिए I और H का, चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं, आगे डिस्कस करूंगा, पर मैंने यहां इसलिए लिख दिए ताकि सारे पॉइंट आपके पास एक साथ आ जाएं बच्चों। बिल्कुल ओम निशिकांत, बिल्कुल। H क्या है अभी आ जाएगा मन माथुर समझ में। H मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो एक्सटर्नल फील्ड जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करती है, और ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अल्टीमेटली बात ये समझ में आई है कि डायमैग्नेटिक रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल फील्ड से। क्या ये बात क्लियर है? आपने ये समझ लिया तो सारे पॉइंट वही हैं। बढ़ूं क्या आगे?
बेटा ये जो लेंज लॉ होता है युवराज नागर बहुत वीक फिनोमिना है, इसलिए बहुत वीक फिनोमिना है। अभी आप पैरा पढ़ोगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पढ़ा दूं क्या पैरा? चलें आगे चलें? चलिए अब बताइए, अब सीखेगा और मजा आएगा पैरा में क्या होता है। अब देखना, पहले तो मुझे बताओ पैरा मैग्नेटिक, इसमें ईच एटम हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, हर एटम के पास अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट है। ये देखिए, बताइए क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कोई एग्जांपल मोटे रूप से वो हाइड्रोजन एटम वाला सोचो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसके पास तो ऑर्बिटल के कारण एंगुलर मोमेंटम आएगा ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ईच एटम हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। अब मजे आने वाले हैं, देखना एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब एक पुराना कॉन्सेप्ट समझो, पुराना कॉन्सेप्ट समझो। जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, ये एम वेक्टर ऐसा बनाने का मतलब आप खुद ही समझ जाओगे। यहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, एक मैग्नेटिक मोमेंट, इसको आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखो। पूरा क्लासिकल मैग्नेटिज्म हमने समझा था। बताइए, किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म हमने ऐसे ही पढ़ा था। क्या हो जाएगा? ये एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क लगाएगी और टॉर्क लगा के इसको अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, तो पता है कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी, कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी। ये बात क्लियर है क्या? ये पुरानी बात है पर आनी जरूरी है। बताइए, कैसा भी मैग्नेटिक मोमेंट हो, आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा दाया बाया, एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क लगाएगी, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, और उस एम वेक्टर को अपनी फील्ड के साथ अलाइन कर लेगी। बोलिए डन है क्या? बोलिए डन है क्या? अब सुनिएगा, जैसे ही रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फील्ड, अब आएंगे मजे। रेस्पॉन्स टू, अब आपने एक एक्सटर्नल फील्ड लाए, ये देखिए एक्सटर्नल फील्ड, बताइए एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगी? ये फील्ड इसको, इसको, या हम ऐसा बोलें, हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, ये एक्सटर्नल फील्ड लगा दी। बताइए क्या सारे अंदर जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट थे वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे क्या? महसूस करके देखिए, क्या वो ऐसे अलाइन हो जाएंगे क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? बेसिक कॉन्सेप्ट, मजा आएगा आपको। सारे के सारे ऐसे अलाइंड हो गए। अब जरा सोचिए, अगर ऐसे अलाइंड हो गए तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया। अब सोचिए, अगर ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट इधर आ गया तो क्या ये साउथ बन जाएगा और क्या ये नॉर्थ बन जाएगा? ये पूरा फेस, ये पूरा फेस, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ होती है। मजे आते जाएंगे एक एक बात, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। आज मैं आपको समझा दूंगा कि पैरा क्यों अट्रैक्ट होते हैं। स्टेप वन, एक्सटर्नल फील्ड लगाई, उसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट थे, सारे के सारे अलाइन हो गए। अब सारे के सारे अलाइन हो गए तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आगे आएगा, पीछला साउथ, आगे वाला नॉर्थ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। अब ये देखना, ये आपकी थी एक्सटर्नल फील्ड पैदा करने वाली मैग्नेट, ये वाली जो एक्सटर्नल फील्ड आ रही थी,
ये देखिए ये एक्सटर्नल फील्ड इसी के कारण तो आ रही थी। अब बताइए क्या होगा, ये साउथ पोल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। इट मींस क्या शो होगा, अट्रैक्शन। इसलिए कहा जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल फील्ड। हाँ ये भी एक वीक फिनोमिना ही है। इसका जो एडवांस वर्जन है, पैरा का जो जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी किसमें पाई जाती हैं, फेरो में। बस ये एडवांस्ड है। एडवांस वर्जन मतलब ये कम अट्रैक्ट होते हैं तो ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे, ये वीक अट्रैक्शन शो कर रहे हैं तो ये कैसा शो करेंगे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब जरा आप खुद बताइएगा, इसके अंदर जो बी इंड्यूस हुआ, बी नेट, अब आप खुद बताना, ये लिख सकते हो क्या, बी ओ प्लस बी आई। ये देखिए सेम डायरेक्शन में आएगा क्योंकि जो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट आया है, जो इंड्यूस फील्ड आई है वो एक्सटर्नल की डायरेक्शन में ही है। क्या ये बात समझ में आती है क्या, बताते जाइए बताते जाइए। कुछ कुछ हवा लग रही है। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करता है, डायमैग्नेटिक रिपल्शन शो करता है। याद करना वो अलग बात है, पर समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। डंडना डंडन है क्या, एक एक बार और धीरे समझा देता हूं, सोचिए। पहले हर एटम के पास इंडिविजुअल था, पर ये रैंडमनेस थी, सब टेढ़े मेढ़े जमे हुए थे। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड को आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन होते ही ये सब नाचने लगे और सारे के सारे क्या होने लगे, अलाइन होने लगे। ये देखिए अलाइनमेंट हो गया। क्या बात क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है क्या। अब यही मैं आपको एक टर्म बताता हूं, कुछ बातें सिखाता हूं, वो सीखिए। पहली टर्म बताता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये आपको रिलेशन भी आज मत समझ में आएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एम वेक्टर अपॉन वी। आप खुद देखिए हर मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रहा था। डाई मैग्नेटिक में आपने देखा था अपोजिट में इंड्यूस हो रहा था, जबकि पैरा में उसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। तो जितना मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, एसी में पढ़ेंगे, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम बायोसॉर्ट लॉ में पढ़े हैं। जैसे उसके अंदर आयरन कोर डाल देते हैं, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। तो पता है वो आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाती है, आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाती है और वो फील्ड पैदा करती है जो एक्सटर्नल फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है। याद करिए। तो वो आयरन कोर मैग्नेटाइज होगी और उस मैग्नेटाइज के कारण वो फील्ड पैदा करेगी। पता है ये जो फील्ड प्रोड्यूस होती है इसके कारण, मटेरियल के कारण, मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है बी बराबर म्यू नॉट आई। ये आई करंट नहीं है बच्चों, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये केवल यूनिट से निकाल सकते हैं। ये टेस्ला में आनी चाहिए, फील्ड है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट निकाल सकते हैं। पहले मैग्नेटिक मोमेंट की बता दीजिए क्या होती है, आई इंटू ए, आई एम्पियर एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग की बताइए, एम अपॉन वॉल्यूम, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग आ गई एम्पियर पर मीटर। आई करंट नहीं है, 3 बार लिख दिया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहां वापस लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या कुछ कुछ क्लियर हुआ क्या? B बराबर म्यू आई कोई फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है, वो आयरन कोर जितना मैग्नेटाइज हुआ, वो आयरन कोर के कारण जो फील्ड पैदा होगी, वो उसको लिखा जाता है म्यू नॉट इंटू आई, वेयर आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नहीं पढ़ते थे कि सोलेनोइड की फील्ड है, उसके अंदर एक आयरन की छड़ डाल दी, छड़ डालने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। आप बात थोड़ा थोड़ा समझिए, छड़ डालने से मटेरियल बदल गया, मटेरियल बदलने से पहले वो मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटाइज होकर वो अपनी खुद का मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट उस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होता है तो बढ़ जाती है। शायद आप ये भी कह सकते हैं कि सर वो जो मटेरियल जो फील्ड बढ़ाता है पक्का पक्का पैरा या फेरो होगा। आयरन कोर ही लिखे होते हैं किताबों में, क्योंकि आयरन फेरो है। पैरा का एडवांस वर्जन ही तो फेरो होता है, पैरा थोड़ी बढ़ाता है, फेरो जबरदस्त बढ़ा देता है। कुछ कुछ फील आ रही है क्या? रुक जाऊं? पैरा मैग्नेटिक सेम डायरेक्शन में फील्ड पैदा करते हैं। देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट आया, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो एक्सटर्नल के साथ ही आएगी। दंडना दंडन है क्या? अरे दंडना दंडन है क्या? बढ़ूं आगे? मजा आया? बात समझ में आई? दिमाग में घुसी बात? अमित ओझा, अंशिता सिंह, सिद्धि, अंशिता, लक्की चौहान, एरकोडेव, शिव ज्योति, ऋषिता, बताओ। काव्या, आयशा उजैर, धीरज विश्वकर्मा, तनिषा, बताओ बेटा। कोई भी डाउट हो पूछ लो। आ गई बात? क्लियर हुई? अब एक बात और सिखाता हूं, मजा आएगा आपको सुनना, फिर तो क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे ये सोलेनॉइड, इसके अंदर आई करंट पास हो रही है, आई छोटा लिख देता हूं क्योंकि अभी आई बड़ा लिखा है तो परेशान नहीं हो जाओ। तो हम ऑलरेडी एम्पियर्स लॉ से डिराइव कर चुके हैं, सोलेनॉइड की फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, याद है सभी को? सभी को याद है पक्का? अब सुनना, मजे आएंगे। अब मान लो मैंने इसके अंदर एक आयरन की कोर डाल दी, ये आयरन की कोर, आयरन की रॉड डाल दी, तो सबको पता है कि अब फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट म्यू आर एन आई, एन आई, ये बी चेंज हो जाएगा बी डैश। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि फील्ड बढ़ कैसे गई, जबकि हम तो यहां कह रहे थे फील्ड किस पे डिपेंड करेगी, आई पर। आई बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगी, हमने तो आई को चेंज ही नहीं किया, तो फील्ड कैसे बढ़ गई? फील्ड कैसे बढ़ गई? फील्ड कैसे बढ़ गई? आप बोल सकते हो आयरन कोर मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज होकर उसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी जो एक्सटर्नल फील्ड के साथ था। ये बात तो ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा बात को। ये जो टर्म है, ये टर्म जो कि सोर्स की फील्ड को बताता है, ये सोर्स है, इस टर्म को बोलते हैं एच वेक्टर, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो क्या कर रहा है? सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। बताइए सोचकर, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या एच वेक्टर? फील करके बताइए। एच वेक्टर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, पर ये सोलेनॉइड के अंदर सबसे पहले फील करने वाला जिम्मेदार यही था। कोई मुझे बोले कि सर एक सोलेनॉइड है, उसमें मैं करंट को पास नहीं कर रहा, पर मैंने एक आयरन कोर को रख दिया, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी बच्चों? वापस सुनना, एक सोलेनॉइड है
जिसमें हमने करंट ही पास नहीं करी। देखिए शब्द कितना अच्छा है, सोर्स। सोर्स, हमने करंट को पास ही नहीं किया और आयरन कोर को डाल दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उसको मैग्नेटाइज कर कौन रहा है? वो करंट सोर्स मैग्नेटाइज कर रहा है, करंट सोर्स फील्ड पैदा कर रहा है। उस करंट सोर्स के फील्ड पैदा होगी, वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड बनकर उस आयरन कोर को मैग्नेटाइज करेगी। उसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, इसलिए तो इसे बोलते हैं H। तो बच्चों H का फॉर्मूला आ गया Ni। N को आप चाहें तो लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये H वेक्टर H बराबर Ni। क्या क्लियर है क्या? और यहीं से फॉर्मूला फिर आता है B बराबर म्यू नॉट H। इस H को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग सोर्स की प्रॉपर्टी है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। सोचो, धीरे धीरे सोचो तो मजा आएगा। क्या क्लियर हुआ? एच आप बोल सकते हो ये एक्सटर्नल फील्ड वाला है, जबकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो उस आयरन कोर के अंदर इंड्यूस होगा। क्या क्लियर है? आप ये रिलेशन बता सकते हो क्या? बी नेट इज बेसिकली बी नॉट प्लस बी आई। अब देखिए शायद आपको ये क्लियर होगा, ये एक्सटर्नल सोर्स वाला है और ये इंड्यूस वाला है। सोचिए, कुछ कुछ आ रहा है रिलेशन। बहुत तसल्ली से, बहुत तसल्ली सुनिए। हम जो बाहर से करंट सोर्स से करंट पैदा कर रहे हैं, जो वायर में फील्ड पैदा करता था, सर्कुलर कॉइल में पैदा करता था, वो एक्सटर्नल सोर्स इज द मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग एच है, जो कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। अब आपने आयरन कोर को डाल दिया सोलेनोइड में तो उसकी फील्ड बढ़ गई। वो फील्ड क्यों बढ़ी? क्योंकि उस फेरोमैग्नेटिक के अंदर एक इंड्यूस फील्ड आ गई, वो इन द सेम डायरेक्शन थी। और जो नेट है, बताइए ये जो है ये क्या है? ये नेट है या इंड्यूस है? दिस इज नेट। सोच के देखिए, फाइनल आंसर तो यही है। बताइए, ज्यादा तेज हो गया तो प्लीज मुझे बताइए कि सर कुछ समझ नहीं आया। प्लीज रिलैक्स होके बता दीजिए। हाँ प्रिंसी माथुर, ये पैरामैग्नेटिक डाया शो करेंगे, पर डाया बहुत वीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट था तो अलाइंड हो गए तो अट्रैक्शन शो करेगा। ये ज्यादा डोमिनेट है अट्रैक्शन। नेट अट्रैक्शन ही है प्रिंसी माथुर। एक बार और बताता हूं, देखो। जैसे ये सोलेनोइड है, इसमें आप करंट पे फ्लो करा रहे हैं। करंट के फ्लो कराने से ये मैग्नेटिक फील्ड हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे। बोलिए सही है क्या? डन है। अब आपने क्या किया? एक तो बेसिक तरीका, करंट को बढ़ाओ। करंट 10 की जगह 20 एम्पियर कर दी, 20 की जगह 40 कर दी, 40 की जगह 60 कर दी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। क्या इसमें हाँ है? करंट बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। करंट बढ़ाते जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। क्या ये बात सही है क्या? तो पहला जुगाड़ तो क्या है? करंट बढ़ा दो, फील्ड बढ़ जाएगी। करंट बढ़ा दो, फील्ड बढ़ जाएगी। पर फिर अगर मैंने आई को सेम रखा, आई को सेम रखा, आई को सेम रखा, परंतु परंतु मैंने इसके अंदर एक आयरन की रॉड डाल दी। अब हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ गई, परंतु करंट तो कांस्टेंट है। तो अब इस फील्ड को बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? आप हो, मैं हूं, या उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन पैदा हो गया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताइए।
नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब जो नेट आएगी वो आएगी म्यू नॉट म्यू आर एन आई, दिस इज नेट। तो फिर नेट क्यों बढ़ गई? क्योंकि मीडियम डाल दिया। अरे सर मीडियम के डालने से वो क्या हो गया ऐसा? आपके पास शब्द होने चाहिए सर, मीडियम फेरोमैग्नेटिक था, मीडियम को इस एक्सटर्नल सोर्स वाली फील्ड ने मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज करके उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हुआ, और वो मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सेम डायरेक्शन था, तो ऐड होके उसने बढ़ा दिया। ये वाला जो प्रभाव है, जो सोर्स का इफेक्ट था, ये सोर्स का इफेक्ट था, इसको हमारे लोगों ने क्या बोला? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइज, सबसे पहले यही मैग्नेटाइज कर रहा था। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, बेटा तू आयरन कोर डाल दे पर करंट को मत फ्लो करा, बेटा आयरन कोर डाल दे पर करंट को मत फ्लो करा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी? नहीं, क्योंकि जब करंट सोर्स ही नहीं है तो फील्ड कहां से आएगी? अब आप बता सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द सम ऑफ ये एक्सटर्नल वाली प्लस ये इंड्यूस और वेक्टर सम, क्योंकि ये अपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। हाँ, पैरा के केस में सेम होगी, डाई के केस में अपोजिट होगी। अब बताइए क्या कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? ये बी नॉट बी आई अभी मैंने बताया पिछले में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये बी आई इंड्यूस मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के कारण जो इंड्यूस फील्ड होती है वो कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई। अब बताइए आपको कहां कहां आप फंस रहे हो, मुझे प्लीज बताइए। बिल्कुल ओम निशिकांत, आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम क्या ये रटते हैं इतने समय से, आज थोड़ी क्लियरिटी आई होगी और आप वीडियो सुनोगे तो मजा आ जाएगा। जो H है क्या वो मीडियम पे डिपेंड करता है? ये बताइए, एक छोटा सवाल, क्या H मीडियम पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं, H मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, H मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है? केवल करंट सोर्स पर। क्या क्लियरिटी हुई कुछ कुछ? क्या कुछ कुछ क्लियरिटी हुई, फील आई? हनी पीडीएफ कह रहे हैं सर आज फील आ गई। आंचल सिंह कह रहे हैं यस, दर्शी जैन यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहीं से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझना क्या होता है। यहाँ एक नई टर्म आती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब आपको मजा आ जाएगा, आपने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए लगाया H, उस H के कारण उसके अंदर मैग्नेटाइज इंड्यूस हुआ और इसका रेशियो ही कहलाता है X। X बराबर I अपॉन H, I बाय H, X बराबर I बाय H। थोड़ा सा सिंबल सही बना देता हूं, बेसिकली आप इसको X बनाएं और X की एक टांग को पकड़ के खींच दें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आप इसको ऐसा देख सकते हैं, मजा आ जाएगा। आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट आपने क्या लगाया था? H, आपने फील्ड लगाई ताकि वो आयरन का टुकड़ा मैग्नेटाइज हो, उस आयरन के टुकड़े के अंदर मैग्नेटाइज होने का उसने क्या पैदा किया? I। तो इनपुट आपने दिया H, आपको आउटपुट मिला I, देन इट इज अ रेशियो ऑफ I बाय H। और वी कैन से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताता है कोई मटेरियल कितना इजी से कितना इजी क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज। मीडियम पे डिपेंड कौन करेगा? H मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पी साइयोमा। क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है?
जय पांडे, आप कहाँ जा रहे हैं सर? इफ टू बार मैग्नेट्स हैव सेम ज्योमेट्री देन देयर विल बी इनर्शिया इक्वल और नॉट। कहाँ बेटा, कोई सवाल का यहाँ लिंक ही नहीं है। कैसी बात करते हो बेटा? सेम ज्योमेट्री होगी, मास सेम है, लेंथ सेम है, शेप सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो सेम होगा बेटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक ही रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 भी होता है और ml स्क्वायर बाय 3 भी होता है। हाँ भाई, H बता दूं? H कौन है? कोई बताएगा H क्या है? H ये वाला जो फैक्टर है, जो एक्सटर्नल है, जो सारा का सारा करंट सोर्स पे जिम्मेदार है, वो है H, जो बोलते हैं NI, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई। मैग्नेटाइजिंग, नाम ही जबरदस्त है, मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग, जो कि क्या कर रहा है? मैग्नेटाइज कर रहा है। बोलिए, डन है क्या? थम्स अप करिए, एनी डाउट? बढ़ूं आगे? अब आपको रिलेशन बता दूं, रिलेशन मजा आ जाएगा आपको, तो रिलेशन डिराइव कर दूं। ये पैरा के तो आप सब पढ़ ही सकते हो, एक बार पढ़ लो। एटम्स हैव देयर ओन मैग्नेटिक मोमेंट। डायग्राम देख लीजिए, खुद का मैग्नेटिक मोमेंट था ना इंडिविजुअल एटम का, याद करिए। अब आप पढ़िएगा एक बार, अब आप पढ़ोगे ना, वीडियो सुनोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ, ईच एटम हैव मैग्नेटिक मोमेंट। ये देखिए, फॉर एन एटम नॉन जीरो, बट टोटल टोटल इज जीरो। कंफ्यूज मत हो रैंडमनेस के कारण। कंफ्यूज की कहाँ जरूरत है? मटेरियल, मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। मैंने बोला था आपको, एक कॉपर का टुकड़ा, उसके अंदर लाखों करोड़ों कॉपर के एटम्स होंगे। हर कॉपर का एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है, पर टोटल तो जीरो हो सकता है ड्यू टू रैंडमनेस। ये बताइए, मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसी एक्सटर्नल है वैसी ही इंड्यूस है। ये देखिए जो मैंने आपको समझाया, बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड ऑल मैग्नेट्स आर रैंडमली अरेंज, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मटेरियल इज जीरो बिफोर। ये एम टोटल अभी इसका जीरो है। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड को स्विच ऑन किया, ये सब अलाइन होने लग गए, अलाइन होने लग गए, स्लाइटली रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड मैग्नेटाइज हो गए। ये देखिए, ये अट्रैक्शन शो करता है। कहाँ भागेगा? स्ट्रॉन्ग की तरफ। यहाँ पास में स्ट्रॉन्ग है, दूर वीक है। पास वाला रीजन स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेट के, दूर वाला वीक है। और ये है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। कहाँ भागेगा? पास में भागेगा। ये देखिए, ये जो लिक्विड है ये पैरामैग्नेटिक है। ये देखिए, ये इसकी तरफ भागा, लेवल ऊपर राइज कर गया। यहाँ देखिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ वीक है। पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, बीच में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इधर साइड साइड में वीक है। तो देखिए सारा लिक्विड स्ट्रॉन्ग की तरफ आना पसंद कर रहा है ऐसे। क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है? देख लीजिए, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, फेरो में बहुत ऊंचा उठता है लिक्विड। अरे कार्तिक वर्मा, क्या जबरदस्त बात करी। बिल्कुल, फेरो इसका एडवांस वर्जन है बेटा। फेरो पैरा का एडवांस वर्जन है, उसके अंदर थोड़ा सा चीजें भी और होती हैं, पर सरल भाषा में एडवांस वर्जन मतलब यहाँ वीक अट्रैक्शन है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। अरे वो H2O गलत दे दिया है भाई, ये नहीं है H2O। डायग्राम चेंज नहीं करा, ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड होगा।
अरे वो भाई लोग हैं हमारे, वहां से ही कॉपी कर लिया कि कौन बनाए वापस डायग्राम, ऐसे ही है। अब देखो ये समझ में आ रहा होगा, अंदर ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इंड्यूस भी इसी डायरेक्शन में हुई है। साक्षी कटरे, अब देख लो बेटा, इंड्यूस भी इसी डायरेक्शन में हुई है और एक्सटर्नल इसी डायरेक्शन में, तो देखिए अंदर अब ज्यादा है, अंदर अब ज्यादा है, देख लीजिए। अब मैं आपको ये सब समझा दूं एक बार में, पॉजिटिव नेगेटिव, देख लो मजा आ जाएगा। पहले तो रिलेशन बता देता हूं, नेट बी नेट क्या होगा बताइए, बी नॉट प्लस बी आई, आराम से बताइए। ये है एक्सटर्नल और ये है इंड्यूस, बताइए बी नॉट का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एच, करंट सोर्स पे डिपेंड करता है, बी आई म्यू नॉट आई, ये कौन है, करंट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, पढ़िएगा आज तभी मजा आएगा। बी नेट, मटेरियल डालने के बाद क्या हो गया था, म्यू नॉट म्यू आर म्यू एच, भाई म्यू म्यू नॉट एन आई हो गया था ना, म्यू नॉट म्यू आर एन आई हो गया था और एन आई को एच बोल दिया। अब हम जानते हैं एक्स बराबर क्या होता है, आई बाई एच, तो आई बराबर एक्स एच। आप कहोगे तो एक बार कल और बता दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, हम फंस जाते हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। एच कॉमन लेके काट दीजिए, म्यू नॉट कॉमन लेके काट दीजिए, तो म्यू आर इज 1 प्लस का है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कुछ कुछ फील आई? आप जरा सोचिए, इसका x पॉजिटिव है, क्यों? x होता क्या था, I बाई एच, अब आप खुद बताइए, I बाई एच, आई बाई एच होता था, I बाई एच होता था, जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए, इसके अंदर मैग्नेटिक जो इंडक्शन आया वो इन द सेम डायरेक्शन आया या अपोजिट आया, इन द सेम डायरेक्शन आया, मतलब आई वेक्टर की डायरेक्शन एच वेक्टर के साथ सेम है, आई वेक्टर एंड एच वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, किसमें, पैरा में। स्मॉल क्यों हुआ, क्योंकि ये वीक फिनोमिना है, यही पैरा आएगा तो पॉजिटिव तो आएगा पर लार्ज आ जाएगा। क्या फील आ रही है? अब बताइए, x पॉजिटिव है, 1 में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो म्यू आर 1 से ज्यादा आएगा, देख लीजिए म्यू आर 1 से ज्यादा आया, ये वही फॉर्मूला है, x बराबर म्यू आर माइनस 1। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या, डंडना डंडन है क्या? मोहित शर्मा कह रहे हैं परफेक्ट, बात क्लियर हुई है सर जी आज, थैंक यू मोहित शर्मा, थैंक यू बेटा। टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो मैग्नेटिक ससिलिटी है वो कम हो जाती है, कारण लिखा हुआ है, जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका थर्मल वाइब्रेशन बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है, और रैंडमनेस बढ़ने के कारण जो उसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम होता है, अलाइनमेंट इतना परफेक्ट नहीं हो पाता, आप देख सकते हैं। X is inversely proportional to temperature, this is known as Curie's law, Curie's law। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, अलाइनमेंट चेंज होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, इंटेंसिटी कम होगी, एक्स कम हो जाएगा। 1/t में बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि x c/t, तो इसको अगर c 1/t बनाओगे तो y एक्सिस में तो ये है और 1/t पूरा x में है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। कुछ कुछ क्लियर हुआ? यहाँ x ससेप्टिबिलिटी है, काय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
अब शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई और एच स्ट्रेट लाइन है, फील आई, ये वही तो है, आई एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तभी तो एक्स आता है। अब शायद आपको फील आ रही हो। अब आप खुद बताइए, जैसे जैसे एच बढ़ेगा, जितना आप एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग करते जाओगे उतना वो आयरन कोर को ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा। जितना आप ज्यादा करंट को बढ़ाते जाओगे उतना वो ज्यादा मैग्नेटाइज करेगा। ग्राफ ऊपर क्यों आया? क्योंकि इसका आई पॉजिटिव था। अब आप जरा बता दीजिए, ये तो था पैरा का, अब डाई के बारे में सोच के बताइए, डाई के बारे में उसका आई क्या नेगेटिव होगा? आई क्या है, बार बार बोल रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कोई बताएगा नेगेटिव क्यों होगा? क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करता है। याद आ रहा है किसी को? पक्का पक्का पक्का। और सोचिए अगर आई नेगेटिव है तो आपका म्यू का रिलेशन था 1+x, म्यू का रिलेशन था 1+काई, काई भी नेगेटिव होगा। क्यों? काई होता था I/H, आई नेगेटिव तो काई भी नेगेटिव है। 1 में से कुछ घटाओगे तो म्यू आर जो आएगा वो <1 आएगा। ये वैसे तो पूरी एक टेबल ही दे रखी है, पर हमने उस टेबल को ही 1.5 घंटा समझाया। सोचिए आप, इतनी बातें लॉजिकली समझी हैं ताकि आपको मजा आए। कुछ कुछ आ रहा है क्या? इस सेगमेंट में एक क्वेश्चन आता है मोहित शर्मा, वो भी कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता। बढ़ूं क्या? अब हिस्टेरिस लूप रहा है, फेरोमैग्नेटिक आप पढ़ सकते हैं, इसी का एडवांस वर्जन है। बस उसके अंदर जो अलाइनमेंट होता है उसके अंदर पहले से कुछ कुछ पॉकेट बनी होती है। रैंडमनेस तो है ही, सब कुछ सेम है, रैंडमनेस है, पर एक ऐसी ऐसी पॉकेट बनी रहती है, ये स्मॉल पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स को बोलते हैं डोमेन्स। बाकी सब कुछ है, रैंडमनेस है, पूरे का जीरो है, सब कुछ वही है, बस पहले से कुछ पॉकेट्स होती हैं और ये स्ट्रांगली क्या हो जाती है, अरेंज। वही है, सब कुछ रैंडमली अरेंज होता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, इंडिविजुअल के पास है। जैसे ही आपने फील्ड लगाई, खट खट खट, बाकी देखिए सबके सब क्या हो गए, अरेंज हो गए। सारी पैरा वाली प्रॉपर्टी है, सारी पैरा वाली प्रॉपर्टी है। आप सारे के सारे खुद कर सकते हो, फेरो पढ़ सकते हो। ये देखिए भयंकर फील्ड उसमें से पास होगी। ये देखिए वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन, पॉजिटिव है पर वेरी हाई। पढ़ लेंगे क्या? शील्डिंग कल बता दूंगा। तो पूरी वैसे तो थ्योरेटिकल क्लास ही थी, पर अपन ने समझने की कोशिश करी कि यार बच्चों को डाई पैरा फेरो दिक्कत देता है, बच्चे केवल रटते हैं। थोड़ा समझ कर ध्यान रखेंगे तो मजा आएगा। अब इसमें हिस्टेरिस रह गया है, साइक्लोटोन रह गया है, और कल मैं एक्सरसाइज डिस्कस कराऊंगा तो आप 2 करके आइएगा पूरी, तो अपन 2 बहुत अच्छे से कर लेंगे। कुछ कुछ तो मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, या सब ऊपर से गया है? डाई पैरा फेरो कुछ कुछ तो आया होगा। पढ़ोगे आ जाएगा। मैं एक बार में तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत देता है, पर ठीक है, आ जाता है पढ़ने पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पिछले 15 साल में मेरे हिसाब से कुल
5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज नंबर 2 में। पिछले 15 साल की अगर आप बात करेंगे, मेरे पास तो क्या टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम बताते रहते हैं बच्चों को, कहाँ क्या चीज आई हुई है, कौन सी चीज ज्यादा काम की है। आज 15 लेक्चर हो चुके हैं, एक लेक्चर अपने पास और है, पर अपने पास कंटेंट 15 मिनट का 20 मिनट का ही बचा है। आधा घंटा मान लो हिस्टोरीज और पढ़ोगे तो। एक बार हैंडआउट पढ़कर आज का वीडियो वापस देख लेना, सभी से रिक्वेस्ट है। सर क्लास में याद हो गया, आज टीचर की इम्पोर्टेंस और भी अच्छे से समझ में आई कि सर टीचर के पढ़ने से चीजें जल्दी समझ में आती हैं। अरे वाह, सही है, सही है। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना।